हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकी नोट। लास्ट वीडियो में हमने एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में जाना था कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। हमने एंजाइटी डिसऑर्डर को सेल्फ ट्रीटमेंट के बारे में भी जाना था कि किस तरह से उसको सेल्फ ट्रीट किया जा सकता है। और उसके बाद हमने एंजाइटी डिसऑर्डर के ही एक पार्ट फोबिया डिसऑर्डर के बारे में जाना था कि फोबिया डिसऑर्डर के टाइप्स क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं एंड सिम्टम्स एक्सेट्रा। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन वीडियोस को देखें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन द टॉपिक पैनिक अटैक। इस वीडियो में हम पैनिक अटैक के बारे में जानेंगे जो एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक टाइप है। पैनिक अटैक क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, इनके डिफरेंस को भी जानेंगे और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से ये प्रिवलेंस हो रहा है और इसके कॉजेज़ क्या हैं एंड इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन द टॉपिक पैनिक अटैक। पैनिक अटैक इज एन एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर और एंजाइटी एंड इज अ डिस्कम्फर्ट एंड अनएक्सपेक्टेड अटैक। मीन्स इसमें कहा गया है कि जो हमारा पैनिक अटैक होता है वो एक इंटेंस फियर होता है, ये एंजाइटी का ही एक पार्ट है और उसमें हमें डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आती है और ये अनएक्सपेक्टेड होता है, हमें नहीं पता होता कि ये आने वाला है। पैनिक अटैक को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक पर्सन है, वह शॉपिंग करने के लिए मार्केट गया है। अब मार्केट पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक शॉपिंग करने के लिए आती है। तो एकदम से उस पर्सन को पब्लिक को देखकर स्वेटिंग होने लग जाती है और वह ट्रैम्बलिंग करने लग जाता है। उसे फीलिंग आने लग जाती है, चॉकिंग की फीलिंग ऑफ चॉकिंग, जैसे कि उसका दम घुट रहा है। इस तरह से उसे फीलिंग आने लग जाती है। उसके चेस्ट में पेन होने लग जाता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। उसको चेस्ट में पेन होता है तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, अब मैं मरने वाला हूँ। इस तरह से उसे फीलिंग आने लग जाती है और एकदम से वह बेहोश हो जाता है और फिर किसी को सब बोलते हैं तो किसी को कुछ जवाब नहीं दे पाता, उसे सब सुनाई आ रहा होता है। फिर 2-4 मिनट बाद वह होश में आता है, उसके बाद उसे पानी वगैरह पिलाते हैं, तो वह नॉर्मल है। उसे पब्लिक से घबराहट हुई, एकदम से लोगों को देखा उसे घबराहट हुई और वह उसे एकदम से अटैक आ गया, उसे हम पैनिक अटैक कहते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आता है और उसे बहुत ज़्यादा हार्म होता है, तो ये पैनिक डिसऑर्डर कहलाता है और ये बार-बार आता है। अभी उसने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया कि उसे पब्लिक वाले प्लेस पे एकदम से अटैक आ गया, तो ये नॉर्मल था। लेकिन अगर ये अटैक उसे बार-बार आता है, बहुत लंबे टाइम के लिए आता है और उसे हार्म करता है बहुत ज़्यादा, तो उसे हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। एंड इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्पेंड लॉन्ग पीरियड ऑन constant fear of another attack एंड पेशेंट एक्सपीरियंस रिकरेंट पैनिक अटैक एंड वरीड अबाउट हैविंग मोर अटैक्स, यानी कि वह और अटैक्स ना आ जाए, अनदर अटैक के डर में ही टाइम बिताता है। एंड इसका जो टाइम होता है वो 10 से 15 मिनट का ही होता है एक अटैक का एंड लास्ट फ्रॉम मिनट टू अप्रॉक्स एन आवर भी हो सकता है। व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक? तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि पर्सन को स्वेटिंग होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है, ट्रैम्बलिंग और शेकिंग, हिलने लग जाता है वो अपनी जगह पर बैठे हुए, काँपने लग जाता है बहुत ज़्यादा, फीलिंग ऑफ चोकिंग यानी उसका दम घुटने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अब मरने वाला हूँ, मुझे साँस नहीं आ रही है। चेस्ट में पेन होने लग जाता है, उसे ऐसा लगता है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, डिस्कम्फर्ट फीलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। नोज़िया और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, उसके पेट में अजीब-सा होने लग जाता है स्टमक में। वॉमिट वाली फीलिंग आती है, फीलिंग डिज़ी एंड फीलिंग ऑफ डाइंग, उसे ऐसा लगता है कि मैं अब मरने वाला हूँ। पेरिस्थेसिया यानी ऐसा लगता है उसके लेग्स में कुछ हो रहा है, पिकलिंग हो रही है, नीडल से कुछ कर रहा है। चिल और हॉट फ्लैशेस आने लग जाते हैं, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है या फिर उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट करने लग जाती है या फिर चिल हो जाती है एकदम से, या तो गर्म हो जाएगी इसकी बॉडी या फिर एकदम से चिल हो जाएगी और उसकी स्किन रेड हो जाएगी। तो वो होता है हमारा चिल और हॉट फ्लैशेस। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, एपिडेमियोलॉजी ऑफ पैनिक अटैक। मतलब कि ये किस तरह से प्रिवलेंस हो रहा है, उसके क्या रीजंस हैं। तो ये मोर कॉमन है वुमेन्स में एंड ये शुरुआत होती है इसकी 15 to 24 एज में और ये वुमेन्स के अंदर ज़्यादा देखा जाता है अकॉर्डिंग टू मैन। ईटियोलॉजी ऑफ पैनिक अटैक, इसमें ETIO
LOGY इसकी स्पेलिंग ये है, गलत लिखी हुई है इसमें, एटियोलॉजी नहीं है वो, ईटियोलॉजी है। इसमें ईटियोलॉजी में हम कॉजेज़ की बात करते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर्स के क्या कॉजेज़ हैं। तो इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं, ब्रेन एंड बायोकेमिकल अबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, लर्निंग फैक्टर, कॉग्निटिव फैक्टर्स। तो हम एक एक पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट है इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हम जेनेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी पैनिक डिसऑर्डर होते हैं। मीन्स एक ट्विंस है, ट्विंस अगर एक बच्चे को उसमें से पैनिक अटैक आते हैं तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दूसरे पर्सन को भी, दूसरे बच्चे को भी पैनिक अटैक्स आए। Identical twins seem to have greater possibilities of panic disorder, so that's why. एंड नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेन एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़। मतलब कि हमारे कुछ ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, लैक्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कैफीन। ये जो हमारे केमिकल्स होते हैं ये हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं थ्रू न्यूरॉन्स के थ्रू। तो अब जो न्यूरॉन्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो उनमें इन केमिकल्स की कमी की वजह से एक न्यूरॉन्स दूसरी न्यूरॉन्स में हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमें एकदम से पैनिक अटैक आ जाता है। तो ये हमारा है बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं हमारी बॉडी में। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में है लर्निंग फैक्टर्स। मतलब कि एक पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है अभी कि मुझे पैनिक डिसऑर्डर हुआ था, तो मुझे स्वेटिंग हुई थी बहुत ज़्यादा और चेस्ट में पेन हुआ था, डिस्कम्फर्ट फीलिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, ट्रेमलिंग, शेकिंग, इस तरह से मुझे सिम्टम्स देखने के लिए मिले थे अपनी बॉडी में। तो अब अगर उसे नेक्स्ट टाइम कहीं पे वो गया है और उसे स्वेटिंग आ रही है या फिर उसे चेस्ट में पेन हो रहा है, तो वो यही बोलेगा कि पहले जैसा ही रिएक्ट करेगा वो, कि मुझे पैनिक अटैक आने वाला है, अब फिर से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बट ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारी कंडीशनिंग हो जाती है, ये लर्निंग हो जाती है पर्सन की कि अगर हमें स्वेटिंग होगी तो हमें पैनिक अटैक ही आएगा, बट ये ज़रूरी नहीं है। एंड नेक्स्ट है इसका पॉइंट कॉग्निटिव फैक्टर्स। अब हम कॉग्निटिव फैक्टर्स की बात करते हैं। इसमें भी हमें यही वाली फीलिंग आती है कि जो हमारा माइंड होता है उसमें बैठ जाती है एक चीज़ कि हमें ये प्रॉब्लम्स हुई थी, ये सारे सिम्टम्स हुए थे जब हमें पैनिक अटैक आ रहा था। तो इंटरप्रिटेशंस हो जाती है, हमारी जो बॉडी सेंसेशन होता है और एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, इसकी वजह से पैनिक अटैक आते हैं। तो कॉग्निटिव फैक्टर्स में ये बताया गया है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर की किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है पैनिक डिसऑर्डर का। तो इसमें फार्माकोलॉजी है, यानी कि कुछ मेडिसिन के नाम दिए गए हैं। एल्प्राजोलम जो एल्प्रेक्स के नाम से मिलती है। इसमें अगर हम कंसल्ट डॉक्टर से करें तो वही ज़्यादा बेहतर है, हम खुद से मेडिसिन को नहीं दे सकते हैं। हम सिर्फ थेरेपीज़ के द्वारा ही इन्हें डायग्नोज कर सकते हैं। ये एंटी डिप्रेशेंट्स भी आती हैं और इन मेडिसिन को लेने से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है पर्सन इन मेडिसिन का, तो ये प्रॉब्लम करती हैं। फिर इसमें साइकोथेरेपीज़ की बात करें तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। अगर हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में तो वो काफ़ी हम पैनिक डिसऑर्डर से रिलीफ पा सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट करें अपना कि किस तरह से हमें क्या काम करना है, अपनी रिलैक्सेशन हमें किससे मिलती है, एक्सरसाइज वगैरह करें। इन सब चीज़ों से हम रिलीफ पा सकते हैं पैनिक डिसऑर्डर से। एंड कॉग्निटिव टेक्निक्स होती हैं, इसमें साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हैं ये सब। कॉग्निटिव थेरेपीज़ में हमें साइकोलॉजिस्ट अपने लाइफ के बेस्ट सीन याद करवाते हैं कि तुम्हारी लाइफ के बेस्ट सीन क्या थे और क्या रियलिटी थी, उन सब चीज़ों पे लाइट करते हैं वो। इस तरह से हमें पैनिक डिसऑर्डर से रिलीफ मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।